फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उसे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके क्या क्लासिफिकेशंस हैं, उसमें क्या इफ एंड बट्स होते हैं, आज हम इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा नाम है शिवाल रस्तोगी फ्रॉम बंधु फॉर यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर अभिषेक वर्मा, जिनको 22 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में और वो फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, उसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, एक सरल भाषा में वो बताएंगे हमारे साथ। हम लोगों ने कई बार सुना है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, लेकिन आज हम जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है, उसकी थोड़ी सी जानकारी शेयर करेंगे आपके साथ। तो सर बताइए, हाउ डू यू डिफाइन फंडामेंटल? पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट किया जाए। सो देयर आर टू वेज टू सेलेक्ट द स्टॉक, वन इज द फंडामेंटल एंड अनदर इज बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग आज सिर्फ फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। सो फंडामेंटल को दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, आप कहीं भी पढ़े तो फंडामेंटल को दो पार्ट में आ जाएगा। वन इज द क्वालिटेटिव एंड अनदर इज द क्वांटिटेटिव। सो क्वालिटेटिव फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव फंडामेंटल। तो जब भी किसी भी स्टॉक को या इंडस्ट्री को आप सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उस स्टॉक या उस इंडस्ट्री के अराउंड ना स्टोरी डेवलप करना पड़ता है। आप सबसे पहले एक स्टोरी डेवलप कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि कोई डिफेंस को लेकर सोचता है। जैसे आज से 2 या 3 साल पहले सरकार ने बोला कि भी अपना जो फोकस है हम लोग डिफेंस पे, मतलब बाहर से बहुत ज्यादा हम इम्पोर्ट जो कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट पे अपना जो डिपेंडेंस होगा कम होगा और हम लोग जो आत्मनिर्भर भारत है या जो यहाँ की जो कंपनी है उनको बहुत ज्यादा काम नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे स्टोरी डेवलप करते हैं कि भाई भारत जो है इतना सारा इंपोर्ट करता है और सरकार कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो बजट में इतना सारा एलोकेशन कर रहे हैं या जो डिफेंस बजट उसको बढ़ा रहे हैं, तो आपने एक स्टोरी डेवलप करना शुरू किया, स्टोरी डेवलप करना शुरू किया। जब आप एक स्टोरी डेवलप करना शुरू करते हो तो आपने एक इंडस्ट्री के ऊपर आपने एक स्टोरी डेवलप कर लिया, तो फिर आप एक कंपनी को भी एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं। उस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी हो सकती है। सो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। तो मान लीजिए आपको लगता है कंपनी ए अच्छा है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कंपनी ए अच्छा है। सो हाउ यू फाइंड कि कंपनी ए अच्छा है, तो आपको कंपनी ए के अराउंड में आपको स्टोरी डेवलप करना पड़ेगा कि इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका 3 साल का रिकॉर्ड कैसा है, इसका 5 साल का रिकॉर्ड कैसा है, इसका 15 साल का रिकॉर्ड कैसा है, मतलब एक्सटेंड फाइव का इसका रिकॉर्ड कैसा है, इसका प्रोडक्ट कैसा है, इसका डिमांड कैसा है, इसका सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। सो इसका मैनेजमेंट, सेल्स की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि वो क्वांटिटी में आ जाता है। तो इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। सो आप सबसे पहले इंडस्ट्री के अराउंड आप एक स्टोरी डेवलप करते हैं, फिर उस कंपनी के अराउंड आप एक स्टोरी डेवलप करते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं इसके स्टोरी में दम है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसका प्रमोटर अच्छा है, इसका जो प्रोडक्ट है अच्छा है, इसका जो प्रोडक्ट लाइन है वो अच्छा है, तब आप आते हैं क्वांटिटेटिव पे। सो क्वांटिटेटिव में इसका लास्ट 3 साल का सेल्स कैसा है, लास्ट 5 साल का सेल्स कैसा है, इसका डेट कितना है, इसका जो डेट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ब्याज कितना देता है, ये डेट फ्री कंपनी है, इसलिए मान लीजिए डेट फ्री कंपनी है, डेट ले रहे, ये अपना काम बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रहा है, ये अपना पैट इंप्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहा है, ये अपना कैपेक्स कर रहा है नहीं कर रहा है, या कैपेक्स कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब भी नंबर्स की बात आती है, जो बैलेंस शीट में नॉर्मली बैलेंस शीट में होता है, सो दैट इज द क्वांटिटेटिव। और जो स्टोरी आप डेवलप करते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आप ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, सो इस कंपनी की स्टोरी और उस इंडस्ट्री की स्टोरी मैच हो रही है नहीं हो रही है। सो मैं इस तरह से फंडामेंटल को डिफाइन करता हूँ। इफ आई फाइंड एवरीथिंग गुड, कि हाँ भाई हम जो सोच रहे हैं और वो नंबर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट का पीछे का कमेंट्री है कि नहीं वो अपना काम बढ़ाएंगे, तो वो कह रहा है, तो अगर वो काम बढ़ाने की बात कर रहा है तो क्या सच में वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, या पीएनएल में रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। सो मैनेजमेंट ने लास्ट 3 साल में जो भी कमेंट्री बोला है, तो उस कमेंट्री को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। इस तरह से आप फंडामेंटल को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू डेवलप ए स्टोरी अराउंड द इंडस्ट्री, देन अराउंड द कंपनी, उस कंपनी की स्टोरी। तो आप देखो उस कंपनी की जो स्टोरी नंबर में रिफ्लेक्ट हो रही है, सेल्स में, पैट में, डेट में, डेट रिडक्शन में, कैपेक्स में, या उनका जो कैपेक्स जो करें। तो दैट्स हाउ आई डिफाइन। तो सर जो जैसे आपने फंडामेंटल्स में क्वांटिटेटिव में बात किया, पहले तो हमने स्टोरी बना ली, सबसे पहले हमें स्टोरी बनानी है, क्वालिटेटिव पे जाना है, उसके बाद में क्वांटिटेटिव पे जाना है। ये सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद में हम सेल्स ग्रोथ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेल्स बढ़ रहा है, जो उनका प्लानिंग था उसके हिसाब से सेल्स आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑर्डर्स
तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ना सर। नहीं, तो जब भी आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, जब भी क्वार्टर वो एनुअल रिपोर्ट जो आता है, उस एनुअल रिपोर्ट में वो अपना फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करते हैं। तो अगर मान लो कोई कंपनी कह रहा है कि हम 20% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं और वो 5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब कंपनी जो कहता है वो फुलफिल नहीं है। कंपनी भी नहीं पता है कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। और कोई कंपनी कहता है नहीं मेरे को 15% के हिसाब से ग्रो करेंगे और आप देख रहे हैं वो 12% या 16% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, दैट इज कंपनी इज ट्राइंग टू इंप्रूव द नंबर्स। अब कोई कंपनी कह रहा है कि मेरा जो सेल्स है 1000 करोड़, तो सेल्स वो 2000 करोड़ हो जाएगा, बट अगर जाकर उसका देखकर आप उसके एसेट्स को देखते हैं, क्या इतने एसेट्स है कि अपना सेल्स वो इंप्रूव कर पाएगा नहीं, एडिशनल सेल्स इंप्रूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बट आप देखते हैं वो कंपनी कह रही है मैं यहाँ से सेल्स को डबल या ट्रिपल कर दूंगा, दूसरी तरफ देखते हैं वो कैपेक्स भी कर रहा है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, राइट, प्लांट मशीनरी लगा रहा है, तो आप मान सकते हैं कि भाई वो कंपनी सीरियस कि वो अपने नंबर्स को इंप्रूव करना चाह रहा है। तो इस तरीके से हम सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं। हाँ, आप इंडस्ट्री भी देख सकते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि भी अगर प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, मान लो कोई डिफेंस का इंडस्ट्री है, अभी मान लो डिफेंस का थीम चल रहा है जी, और अगर मान लो भी रेलवे का थीम चल रहा है, अब रेलवे को मान लो एक स्टॉक है टीटागढ़ वैगन, और अब टीटागढ़ वैगन का कौन आप 3 साल 4 साल का देखो सेल्स और पैट दोनों इंप्रूव है। ओके, तो आपने देखा कि इंडस्ट्री में सरकार के तरफ सरकारी बहुत ज्यादा सब कैपेक्स कर रहा है, जो गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मान लो जो स्मार्ट प्लेयर्स इंडस्ट्री के जो स्मार्ट प्लेयर्स है वो अपनी कंपनी के सेल्स प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बढ़ाने के लिए या तो वो ट्राई कर रहे हैं और वो जो भी बात कर रहे हैं नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट जो कह रहा है और सिर्फ हवा में कर रहा है। अगर कोई मैनेजमेंट सिर्फ बात कर रहा है पर नंबर में कुछ नहीं दिख रहा है, स्टोरी तो बहुत अच्छी है और वो नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर स्टोरी का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सरकार कहती है हम रेलवे को बहुत इंप्रूव करेंगे, रेलवे को बहुत इंप्रूव करेंगे, रेलवे को बहुत इंप्रूव, और अब देख रहे हैं कि जो बजट है पहले मान लो 28-30 हजार करोड़ का बजट था और अभी भी 28-30 हजार 40 हजार करोड़ का बजट है। तो यार सरकार तो सिर्फ कह रही है कहाँ कुछ, बट आप देखेंगे नहीं यार सरकार तो 2014 का जो रेलवे का बजट है और अभी जो रेलवे का बजट है दैट इज 10 टाइम्स बिगर। इसका मतलब डेफिनेटली सरकार जो कह रही है वो कर रही है। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे सरकार ने कहा कि इस साल में यही अपना जो बजट का खर्चा होगा 2 लाख करोड़ से ऊपर का होगा रेलवे में। अगर आप जाकर देखेंगे तो सरकार ने ऑलमोस्ट 1.91 लाख करोड़ खर्चा कर चुकी है। इसका मतलब सरकार जो कह रही थी वो कर रही है। इसका मतलब सरकार ने अगर इतना पैसा खर्चा किया है तो जो इससे रिलेटेड कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली बहुत सारा ऑर्डर्स मिला होगा, उनको ऑर्डर्स मिला होगा, उन्होंने सप्लाई फुलफिल किया होगा, उनको पैट बढ़ा होगा उनका। अब जाके देखिए तो क्या उनका पैट सबसे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, उसी के बेस पे ग्रोथ आप देख सकते हैं। आप ग्रोथ देख सकते हैं, इंडस्ट्री में ग्रोथ देख सकते हैं आप। मतलब आपको जब भी आप स्टोरी डेवलप आप करते हैं तो आप क्या करते हैं कि स्टोरी में क्लैरिटी होना चाहिए, वेग नहीं हो। अगर मान लो स्टोरी वेग है, जहाँ पे भी तुमको लगता है कि डाउट है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि डाउट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं ग्रो करेगी, तो फिर आपकी तो स्टोरी वेग होगी ना। वहाँ पे आपको जब भी आप स्टोरी जब भी आप बनाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि आपको क्लैरिटी चाहिए कि हर चीज क्लियर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तब जाके आप कंपनी ABC के ऊपर आप सिलेक्शन करते हैं, जिसको हम लोग मैक्रोज कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सच में मैक्रो चेंज हो रहा है या मेगा ट्रेंड कहीं बन रहा है। सो मेगा ट्रेंड का रिफ्लेक्शन जो है वो कंपनियों में भी दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, कि सबसे पहले हमें स्टोरी डेवलप करनी है, क्वालिटेटिव में फंडामेंटल एनालिसिस करना है, उसके बाद में क्वांटिटेटिव की तरफ जाना है। वही स्टोरी सेम अगर कोरिलेट कर रही है नंबर से, तभी आप उस स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करिए। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी अच्छी जानकारियां देने के लिए। आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। तो अगर किसी दर्शक को आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो आप बताइए कैसे कर सकते हो? डेफिनेटली अगर किसी को मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप मेरा ट्विटर आईडी और ईमेल आईडी लिख सकते हैं। मेरा ट्विटर आईडी है @Abhishek ABHISHEK 7417 और ईमेल आईडी है ihba956@gmail.com। और हम लोगों ने वीडियो में जो भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया है वो उसमें कोई भी अपना बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई या सेल करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें। थैंक यू शिवाल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा हमारे दूसरे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे और भी जानकारियाँ हम दे रहे हैं, तो आप जरूर जाके देखिए एक बार, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।